2.5 साल बच्ची थी, उसकी अब्यूज्ड बॉडी मिली थी जिसपे बच्ची के साथ रेप हुआ है और ये कंप्लेन हमें दर्ज भी उसके वालिद ने करवाई थी। सो हम उनको लीगल एड फराहम कर रहे थे। 2 सालों के बाद कोर्ट में चलने के बाद हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये ऐसा वाकया हो सकता है कि वो जो अब्यूजर था वो खुद उसका अपना बाप था जिसने हमें केस रिपोर्ट करवाया था। हमारे पास इस तरह के भी केसेस आए, बच्चा जो है वो इतना वायलेंस का शिकार के उसकी जो जिस्म की खाल है वो भी काफी जगहों से उतरी हुई, उसका सर फटा। माँ बाप ने मारा? जी, माँ बाप ने। इसके बावजूद वो बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग नहीं हो रहा था। एक टीचर थी स्कूल में, वहाँ पर उनके पास एक 13 साल की बच्ची थी। तो बच्ची ने बताया कि उसके साथ अब्यूज किया जा रहा है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है उसके साथ, उसके घर में चाचा की जानिब से किया जा रहा था उसके। जब हमें असेसमेंट में पता लगा कि माँ बाप को ये बात पता थी, वो बेसिकली कह रहे थे कि इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि 13 साल की है तो क्या हुआ, लेकिन जिसने किया है हम प्लान ये कर रहे हैं कि हम उसकी शादी उससे करवा देते हैं। एक दफ़ा कॉल आई हमारे पास जिना हॉस्पिटल से MLO साहिबा की, एक केस है, आप लोग यहाँ पर आ जाओ। हमने देखा कि 2 बच्चियाँ हैं, जगह जगह से उनकी बॉडी जो है कटी हुई है, सर उनका गंजा था, जगह जगह से सर जला हुआ था। हमारे साथ जो फीमेल अटेंडेंट थी उन्होंने मुझे कहा सर ये जो है ना बहुत ज़्यादा भूखी है, इन्होंने पता नहीं कब से खाना नहीं खाया। ये जो एक बच्ची है ना वो ट्राउज़र ही नहीं पहनी हुई है। ये वाक़यात सुन के बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि हम किस माशरे में जी रहे हैं। एक तरह से तसल्ली भी हो रही है कि एटलीस्ट अब हम इन इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, जब भी ये परफॉर्म नहीं करती तो हम इन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं ताकि इनकी इस्लाह हो सके और ये अपने रवैयों में और अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी ला सकें। मगर हमारे इर्द गिर्द कुछ अच्छे काम भी हो रहे होते हैं, कुछ इदारे जो है वो खामोशी से अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, मगर हुकूमतों की इस इतनी बड़ी बुरी परफॉर्मेंस में उनके चंद अच्छे काम कहीं दब कर रह जाते हैं। मगर हम मीडिया की जिम्मेदारी है कि उसको भी हाईलाइट करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। आज की पॉडकास्ट में हम एक ऐसे इदारे की बात करेंगे, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। किस तरह से काम करता है और इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। रिजवाना जबीन साहिबा मैनेजर चाइल्ड प्रोटेक्शन हैं और उनके साथ हाफिज़ नुमान इकबाल उस्मानी हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं मलीर के। तो आइए उनसे बात करते हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने रफ्तार के लिए वक्त निकाला। अच्छा रिजवाना साहिबा, मैं आपसे शुरू करूँगा। मुझे ये बताइए कि ये सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये है क्या, किस तरह से काम करते हैं आप लोग? थैंक यू फैसल। बेसिकली सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर में कायम किया हुआ इदारा है और ये बच्चों के साथ जुल्म, ज़्यादती, तशद्दुद, वायलेंस, अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन और निगलेक्ट जैसे इश्यूज़ पे काम कर रहा है। और ये इदारा, हमने, आपको याद होगा कि सिंध को 2010 में एक बहुत मैसिव फ्लड ने मुतासिर किया था और उस ज़माने में, और देन उसी वक्त की बात है कि 2018 की जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके बाद से बच्चा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। सो यकीनन फेडरल लॉज मौजूद थे लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन 2010 में, और जब फ्लड आता है तो फ्लड में आपको पता है कि मैसिव डिस्प्लेसमेंट होती है। सो कुछ मैसिव डिस्प्लेसमेंट के नतीजे में बच्चों के बहुत सारे चाइल्ड प्रोटेक्शन के इश्यूज़, जो कि आज भी अगर 2022 की भी आप फ्लड की बात करें तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि बहुत प्रायोरिटी पे नहीं आ रहे थे, कि चाइल्ड प्रोटेक्शन अनफॉर्चुनेटली प्रायोरिटी पे नहीं था। लेकिन ऐसे वाक़यात आपको पता है लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रखते हैं और इनकी ज़रूरत थी कि उनको केटर किया जाए। सो 2011 में सिंध की प्रोविंशियल असेंबली ने चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट पास किया जिसके तहत अथॉरिटी इस्टेब्लिश होनी है और अथॉरिटी का फंक्शन ये होगा कि वो प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स करेगी वायलेंस एंड अब्यूज़ के अगेंस्ट। ठीक है जी। सो 2000, आपको पता है गवर्नमेंट के कुछ प्रोसीजरल डिलेज होते हैं, उसकी बजट एलोकेशन हुई हमारी अराउंड 2014-15। 17 में हमारे फर्स्ट टाइम रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए गए और उसके बाद 2018 से हमने बाकायदा काम का आगाज़ किया और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंडर में हमने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाने थे। सो सिंध में इस वक्त 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, सो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंडर में 30 डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाए। 2018 से हम बाकायदा काम का आगाज़ कर चुके हैं। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं लेकिन इस गुंजाइश अभी भी मौजूद है हमारे पास और बहुत ज़्यादा काम की हमें ज़रूरत है, लेकिन 2018 से हम प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारी एक हेल्पलाइन है 1121 काम कर रही है, जिसपे सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ये एक टोल फ्री नंबर है, आप डायल करके अगर कोई भी ऐसा बच्चा आपके इर्द गिर्द में मौजूद है, आपके घर में मौजूद है, आपको ऐसा लगता है कि कोई सस्पेक्ट है ऐसा कि किसी बच्चे के साथ जुल्म ज़्यादती का वो शिकार है, सो वो बच्चा खुद भी रिपोर्ट कर सकता है और आप भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आप किसी इदारे में हैं, आप इंडिविजुअल हैं, किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, सो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को रिपोर्ट करवा सकते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बच्चे की, ऑफ कोर्स हम आगे जब बात करेंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह काम करेंगे और किस तरह हेल्प करेंगे,
है, लेकिन इन केसेस को रिजॉल्व करने में बच्चे की मुतासरा बच्चे की मदद करें। अच्छा नोमान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो आपकी है, इसका मकसद बच्चे को किससे प्रोटेक्ट करना है? क्या उसकी फैमिली से? क्योंकि बच्चा तो अगर फैमिली के साथ है तो वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है ना, वो तो मुहाफ़िज़ हैं, माँ बाप तो बच्चे के वो होते हैं। तो आप लोग प्रोटेक्ट सोसाइटी से कर रहे हैं, स्कूल सिस्टम से कर रहे हैं, मदरसा से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पर हमें बुलाया। देखिए, जो हमारा कानून है सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी 2011 का, उसमें सेक्शन 2 है, वो हमें ये बताता है कि बच्चा कौन सा बच्चा है जिसमें हम काम करेंगे। द चाइल्ड हु इज़ अ विक्टिम। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो बच्चा विक्टिम है उस पर हम काम करेंगे। अच्छा, सेकंड वो हमें ये बताता है कि चाइल्ड हु इज़ इन नीड, कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर आप आगे सेक्शंस में आएंगे तो उसमें वो कहता है कि चाइल्ड हु इज़ अ विक्टिम ऑफ एब्यूज़, वायलेंस और एक्सप्लॉइटेशन। अच्छा, ये तीनों टर्म्स जो हैं, जो इस्तिलाहात हैं, ये तीनों बड़ी वसी इस्तिलाहात हैं। एब्यूज़ की भी अगर हम बात करें, उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करें तो ज़्यादती है, लेकिन ये ज़्यादती अगर जो हमारे पास केस रिपोर्ट होते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़्यादती हैं। दूसरा तशद्दुद है, तशद्दुद भी मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। इस तरीके से बच्चों के साथ जो इस्तेहसाल है, जिसको हम एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं, वो भी मुख्तलिफ़ किस्म का वो हो सकता है। तो हमारा जो आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि ये जो तीन जो हमारे एब्यूज़ हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गई और जो वायलेंस हो गया, तशद्दुद हो गया, ये हमारे जो है ना, ये हमारी बुनियाद है। और अगर कोई भी बच्चा वो अगर इन तीन चीज़ों का विक्टिम बनता है तो फिर जो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसका जो मैंडेट है वो जागता है और उस पर काम होता है। आपके पास कोई डेटा है कि 2018 से अब तक आप लोग कितने बच्चों को जो है वो फैसिलिटेट कर चुके हैं? राइट, हमारे पास जो हमने 2018 से जो काम करना शुरू किया था, सो अभी तक अगर मैं आपको 2024 दिसंबर 2024 तक बताऊं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 6,964 केसेस ऐसे हैं जो कि हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, राइट। बट इन एडिशन टू दैट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑफकोर्स हम काम करना शुरू हैं और हम सेंट्रल मैंडेट और अथॉरिटी रखते हैं जिसके पास से डेटा होना चाहिए, ठीक। लेकिन आपको मजीद नंबर्स भी मिलेंगे क्योंकि ऑफकोर्स हम अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये नंबर जो मैंने आपको बताया, ये वो वायलेंस, अब्यूज, एक्सप्लॉइटेशन, नेग्लेक्ट और हार्मफुल प्रैक्टिसेस कहते हैं, ये 5 मेजर कैटेगरीज हैं। ये वो केसेस हैं जो कि हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी में डिफरेंट ज़राए से रिपोर्ट किए गए। वो हेल्पलाइन भी हो सकती है, वो कम्युनिटी के लोगों ने रिपोर्ट कराई हो, वो कोई पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट ऐसे सस्पेक्ट, हमारे पास ऐसे काम करने में केसेस आए हैं जिधर बच्ची को एब्डोमिनल पेन हुआ है और उसको घर वाले लेकर गए। बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि हमारे पास एक केस आया जिसमें जो मदर थी वो हाउसमेट थी। सो बच्ची के साथ जो है बेसिकली बच्ची को मुसलसल लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा था। वो उसे करीबी क्लिनिक लेके गई तो करीबी क्लिनिक में ये सस्पेक्ट हुआ कि जो बच्ची जो है वो किसी लाइक फिजिकल वजह से नहीं है, ऑफ कोर्स ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन जो फिजिकल इश्यूज नज़र आए वो ये कि वो बच्ची को कोई पेट में दर्द एक्चुअल नहीं था, वो पेट में दर्द बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज़ के नतीजे में हो रहा था। और वो सेक्सुअल अब्यूज़ वो हमें हॉस्पिटल से रिपोर्ट कराया गया, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को। ईस्ट में ये केस हुआ था, कराची के। सो ये कितने साल की बच्ची थी? 8 साल की बच्ची को। और जब हमने इसकी असेसमेंट की तो हमें पता चला, हॉस्पिटल ने हमें रिपोर्ट किया। सो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट ज़राए से ये केस आ सकते हैं। कोई वॉक इन क्लाइंट है, अक्सर ऐसा होता है कि मदर खुद आ जाती हैं या फादर आ जाते हैं हमारे पास लेके कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा वाक़या हुआ है। और ये एक चाइल्ड अब्यूज़ जो है इट्सेल्फ बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन ये खुशाइन बात है कि हमारे पास माँ बाप और बच्चे खुद ये केस रिपोर्ट करवा रहे हैं। स्कूल से रिपोर्ट हो सकते हैं केसेस हमारे पास डिफरेंट तरीके के, ठीक है। हमारे पास अखबारों की हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं क्योंकि आपको पता है मीडिया ऐसा सोर्स है। हम अभी शायद इतने ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन मीडिया ऐसा चैनल है जिधर जो पहुँच सकता है जगह वारदात की जगह पे। अक्सर लोग मीडिया में रिपोर्ट करा रहे होते हैं। सो हम सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और प्रिंट मीडिया को रिपोर्ट कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट हमारी सोशल मीडिया पे हम मौजूद हैं और हमें फेसबुक के थ्रू उसकी इनबॉक्स में केसेस रिपोर्ट होते हैं, इंस्टा के इनबॉक्स पे केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं। सो ये डिफरेंट चैनल्स हैं जिसके ज़रिए हमें 2018 से 2024 तक 6,964 केसेस रिपोर्ट हुए और जिस पे हमने समहाउ कुछ ना कोई ना कोई काम किया है अपनी केस मैनेजमेंट का। नोमान साहब, मुझे ये बताइए
कि बच्चे देखें जब बच्चा पैदा होने के बाद 17 साल तक की जो एज है वो आप उस गालिबन बच्चा शुमार कर रहे हैं। 18 लाइक 18 साल तक का है तो आप उसको बच्चा कंसीडर कर रहे हैं उससे पहले, ठीक है। चलें 3-4 साल के बाद तो बच्चा होश संभाल लेता है। उससे पहले का अच्छा क्या है, बुरा क्या है? अगर कोई पेरेंट जो है वो बच्चे को जो है कोई चीज़ अपनी समझाने के लिए कोई डांट रहा है, मार रहा है और आपके पास उसकी शिकायत आ गई है कि भाई बच्चे के ऊपर जो है वो इस घर में जुल्म हो रहा है, तो ये बड़ा बारीक मामला नहीं है कि क्या वाकई ही वालिदैन की नीयत बच्चे को टॉर्चर करने की है या वो उसकी इस्लाह के लिए, उसको सिखाने के लिए कर रहे हैं? तो इसको आप फ़िल्टर कैसे करते हैं? देखिए, इसकी जो फ़िल्ट्रेशन है वो ऐसे है कि दो चीज़ें हैं। देखिए, हमारी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं, और जो कानून है वो हमें पाबंद करता है कि भाई कोई भी एब्यूज़ हो या वायलेंस हो या एक्सप्लॉइटेशन हो, अगर हमें, आपका जो सवाल है, अगर हमें कोई ऐसी कंप्लेन आती है तो हम फिर उस फैमिली को अप्रोच करते हैं, और उसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि हम फैमिली से ही पूछें, हम उसका जो आस पड़ोस है उससे भी पूछते हैं, और उसके जो आस पड़ोस के लोग हैं वहाँ जाकर हम बाकायदा उनका इंटरव्यूज़ करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब बच्चे को एब्यूज़ किया जा रहा है तो बच्चा चीखेगा भी, वो शोर भी मचाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ना काफ़ी केसेस हम कर चुके हैं। उसमें हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है, ज़ाहिर बात है कि पेरेंट्स से अगर पूछेंगे तो पेरेंट्स तो कहेंगे नहीं, हम तो किसी बच्चे को नहीं मारते, या बच्चे के साथ कुछ भी नहीं, बच्चा तो सही है। और अगर हम बच्चे से इंटरव्यू लेते हैं तो बच्चा भी ये स्टेटमेंट देता है, क्योंकि बच्चा देखें अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होना चाहता। हमारे पास इस तरह के भी केसेस आए कि बच्चा जो है वो इतना वायलेंस का शिकार के उसकी जो ये जो जिस्म की खाल है वो भी काफ़ी जगहों से उतरी हुई, उसका सर फटा हुआ। माँ बाप ने मारा? जी, माँ बाप ने। लेकिन डिस्पाइट इसके बावजूद वो बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग नहीं हो रहा था। तो ये तो होता है, लेकिन हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर नहीं, तो उस सिलसिले में आपको क्या कानूनी राइट है? देखिए, हमें ये कानूनी राइट है कि जैसा कि रिजवाना साहिबा ने कहा कि हमारा कानूनी जो राइट है वो ये है कि सबसे पहले ना हमें उस पेरेंट्स से बच्चे को जुदा करना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा हमारा स्टेप ये है कि अगर हमारा कानून आप पढ़ेंगे उसका सेक्शन 17 है, वो हमें पाबंद करता है कि आपने उसको अगर जुदा कर दिया ना तो दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको कोर्ट में पेश करना है, मजिस्ट्रेट के पास पेश करके हम उसकी लीगल कस्टडी लेते हैं। लीगल कस्टडी लेने के बाद हम उसको शेल्टर होम में उसको शिफ्ट करेंगे। अच्छा, इसमें देखें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कोई माइनर मसला है, मिसाल के तौर पे कुछ होता है, इश्यूज़ होते हैं पेरेंट्स के, कोई साइको होते हैं वो बच्चों को मार रहे होते हैं, उस सूरत अगर कोई माइनर है ना, पेटी आप जिसको कहें, या छोटा सा कोई मसला है, उसमें हम फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि भाई ये जो बच्चा है ये इसके साथ आप ऐसे नहीं करें, अदरवाइज़ आपके लिए जो है ना, जो कानूनी है जो हम रखते हैं, हमारा कानूनी लीगल एक्शन है वो आपके ख़िलाफ़ लिया जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट तरीके से कोई साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए उसकी काउंसलिंग वगैरह करते हैं पेरेंट्स की। उसमें बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, डेफिनेटली वो जिसके साथ रह रहा है उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं फिर वो खुद जाकर अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। तो उसमें ये है कि हमें इस सूरत में हमें अगर कोई मिसाल के तौर पे सिग्निफिकेंट हार्म का केस है, सिग्निफिकेंट हार्म केस मतलब ये कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, बहुत ज़्यादा उसको मारा गया है, बहुत ज़्यादा जो है ना उसको अब्यूज़ किया गया, तो उस सूरत में फिर हम इस चीज़ के पाबंद है कि हम बच्चे को उस शख्स से जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है उससे हम उसको अलग करें, अलग करने के बाद उसको कोर्ट में पेश करें, कोर्ट से फिर वो कस्टडी लें। अब इसमें यहाँ पर एक और सवाल आपका पैदा हो सकता है कि वो बच्चा रहेगा कैसे आपके पास, भाई वो छोटा बच्चा है आपके पास रहेगा कैसे। देखिए, बच्चा जो होता है ना वो 1-2 दिन 3 दिन तक जो है ना, 2-3 दिन में आपके साथ फिर मानूस होना शुरू हो जाता है, मसला होता है बिल्कुल। एक तो उसके माँ बाप से हमें उसको जुदा करना, ये हमारे लिए एक सवालिया निशान होता है, लेकिन क्यों, मजबूरी है, कानून ये कह रहा है। और दूसरा ये है कि बच्चा अगर उसी पेरेंट्स के साथ रहेगा तो वो बच्चा मज़ीद जो है ना वो तशद्दुद में जाएगा, मज़ीद जो है ना वो जो उसकी सिचुएशन है वो ख़राब होती रहेगी। तो फिर हमारी ये ज़रूरत भी है और फिर कानून भी हमें इस चीज़ की उसके लिए पाबंद करता है कि आपने जो है ना इस बच्चे को उस पेरेंट्स से या जो भी इसको तशद्दुद कर रहा है उससे आपने अलग कर। आप लोगों के पास जाहिर सी बात है बहुत सी शिकायतें आती हैं, तो कोई ऐसी शिकायत बताएं या कोई ऐसा केस आया हो कि जिसको सुनकर आप
हिल गई हों कि यार ये क्या ऐसा भी हो रहा है हमारे माशरे में बच्चों के साथ? राइट, वैसे ऐसा हुआ था कि हमारे पास एक केस रिपोर्ट हुआ कि एक बच्ची थी जो वो काफ़ी स्लम नाज़िमाबाद का कराची के इलाके से रिपोर्ट हुआ कि वो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पर, जो ओल्ड नाज़िमाबाद का इलाका है वहाँ पर, गोली मार के पीछे अगर आप देखें तो वहाँ पर एक बच्ची की 2.5 साल बच्ची थी और उसकी अब्यूज्ड बॉडी मिली थी, जिसपे मेडिको लीगल एग्जामिनेशन ने साबित किया था कि ये बच्ची के साथ रेप हुआ है। 2.5 साल की बच्ची? जी, 2.5 साल की बच्ची थी। और अगर मैं अपने करियर की बात करूं, मैंने हमेशा से चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम किया है। सो इससे छोटा बच्चा मैंने 2 साल, अराउंड 2.5 साल उसके पूरे नहीं थे बेसिकली, ठीक। सो 2.54 इस तरह बच्ची की एज थी, अराउंड 2.5 साल की वो बच्ची थी। सो बाप ने हमें कंप्लेन रजिस्टर बॉडी मिली थी? यस, बॉडी मिली थी, और वो भी एग्जैक्टली घर के बाहर, उसी के घर के जो छोटे इलाके हैं, हाँ, ये घर का दरवाज़ा है, इधर गटर है, उस पर उसकी अब्यूज्ड बॉडी मिली थी सुबह सुबह वो भी। सो और ये कंप्लेन हमें दर्ज भी उसके वालिद ने करवाई थी कि मुझे ये बॉडी मिली है। और हम उस पर हमने सारा केस किया, सारी काम किए, और वो केस सम करने के लिए बच्ची की अब्यूज बॉडी मिली। जो दूसरी जो वालदैन थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी उसकी सेकंड बेबी अपना, और हालात बहुत ख़राब थे। और हमने उनको जो, अगर हम इसी के साथ साथ, क्योंकि मैं आपको वाक़या बता रही हूँ तो इसी में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारे पास, जो हमारा केस मैनेजमेंट का प्रोसीजर है, उसमें हम ऑफ कोर्स कुछ सर्विसेज हमारी डायरेक्ट होती हैं, कुछ रेफरल के थ्रू होती हैं। तो कुछ डायरेक्ट सर्विसेज में हमने उनको सर्विसेज फराहम की, जैसे कि लीगल एड कनेक्ट कराया हमने। सो हम उनको लीगल एड फराहम कर रहे थे। और ये बात 2 साल का मुकदमा चल गया। पुलिस ने, ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन का पार्ट स्टिल पुलिस का है। सो 2 साल मुकदमा चल गया था, डिफरेंट डीएनएज लिए गए, और डीएनए मैच नहीं हो रहा था कि कौन सस्पेक्ट हो सकता है इलाके से। और 2 साल तक ये मामला चला, और 2 साल के बाद जब ये राज खुला इन्वेस्टिगेशन करते करते तलक, सो ये मामला अनफॉर्चुनेटली, जो कि बहुत ही हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये ऐसा वाक़या हो सकता है, जो बाद में ये राज खुला 2 सालों के बाद कोर्ट में चलने के बाद, कि वो जो अब्यूज़र था वो खुद उसका अपना बाप था जिसने हमें केस रिपोर्ट करवाया था। सो इंसेस्ट एक ऐसा मामला है जिस पे लोग बात ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। 2 साल की पुलिस की बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये बात पता चली थी, और एंड में जो सज़ा भी हुई थी, जिन्होंने हमारे पास, जो बच्ची के वालिद थे, उसने बच्ची को अब्यूज़ किया था, सगा बाप थे, क्योंकि उन्हें उनकी जो बच्ची थी, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ये राज खुल गया कि डीएनए, एंड में बहुत लोगों को ख्याल ही नहीं आया कि भाई बाप भी हो सकता है। सो समहाउ इन्वेस्टिगेशंस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं आपको वो नहीं डिस्क्लोज करी कि क्यों बाप पे शक हो गया। लेकिन बाप का जब डीएनए मैच कर गया बच्ची की अब्यूज़ बॉडी के बाद, जब उन्होंने लिया एग्जामिनेशन के बाद, सो राज की इन्वेस्टिगेशन के बाद खुला कि उनको अपनी वाइफ थी, सो बेसिकली उन्हें कुछ थोड़ा उन पे डाउट्स थे, उन्हें ऐसा लगता था कि वो शायद उनके साथ सिंसियर नहीं है, बट व्हाट्सोएवर जो भी मामला थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये बच्ची मेरी नहीं है। और इसी वजह से एक दिन गुस्से में उन्होंने, जबकि वालदा सुबह सो रही थी और अभी वो उठी नहीं थी, तो 8 बजे तो हमारे पास केस आ गया था, तो केस तो फजर के बाद हुआ था और बच्ची की बॉडी मिली थी। सो ऐसी उस रात उन्होंने बच्ची के साथ अब्यूज़ किया, और उसकी बॉडी, क्योंकि उनके ताल्लुकात वाइफ से अच्छे नहीं थे, तो बच्ची को इस रीज़न से मार दिया। यस, सो हमारी वाइल्ड सोच में भी हम ये बात नहीं सोच सकते कि किसी बच्ची के साथ आप अपनी बच्ची के साथ ऐसा काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको अपने पार्टनर पे शक है। अच्छा, ये वाक़या सुनने के बाद एक सवाल और मेरे जहन में ये आ रहा है कि आपका जो इदारा है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन का है, मगर इस केस में तो बच्ची तो इस दुनिया से चली गई, तो क्या उसके जाने के बाद भी आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि ये तो फिर एक क्रिमिनल प्रोसेस वो हो गया ना कि केस चलेगा। और दोनों तरह के से, मैं आपको दूसरी एग्जांपल बच्ची जो मौजूद है उसकी भी दे देती हूँ, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या था जो मुझे लगा कि हार्ट टचिंग, मतलब लोगों को जानना चाहिए कि पेरेंटल अब्यूज़ या फिर इंसेस्ट के जो वाक़यात हैं, आपके इदारे ने इस पे काम किया? बिल्कुल काम किया। हम ऐसी सूरत हाल में, वैसे अगर आप के प्रोटोकॉल्स देखें, और जनरली आपका सवाल भी बिल्कुल सही है कि बच्चा मौजूद होगा तो केस मैनेजमेंट मौजूद, अगर आप साइको सोशल सपोर्ट दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, लीगल सपोर्ट दे रहे हैं, तो किसे। लेकिन अगर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो हम फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ख़ासतौर पर आपको पता है कि जब हम सोशल वर्क की बात कर रहे होते हैं तो हम ख़वातीन को कभी इनकार नहीं करते। इवन अभी भी हमारा एज ब्रैकेट 18 तक है, लेकिन अगर हमारी हेल्पलाइन पे कॉल आ जाती है तो हमारे पास इमरजेंसी के नंबर मौजूद होते हैं, या ख़वातीन से रिलेटेड जो हेल्पलाइन है हम उनको उधर रेफ़र कर देते हैं। ठीक, तो ये मामला तो बच्ची उस केस में वालिद को सज़ा हो चुकी है? वालिद को सज़ा हो चुकी है, वो अभी तलक अंदर है। ठीक, क्योंकि उसके बाद हम फॉलो अप्स भी कर रहे होते हैं। सो अगर मैं आपको वाक़या बताऊँ इस तरह
कि जिस तरह हमने कहा कि हम डिफरेंट कैंपेन्स भी कर रहे होते हैं, सो स्कूल से हमारी डिफरेंट लोग हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एक टीचर थी स्कूल में, वहाँ पर उनके पास एक 13 साल की बच्ची थी जिसने टीचर को बताई थी ये बात। टीचर ने कुछ साइन और सिम्टम्स, आपको पता है कि हम जाके चाइल्ड प्रोटेक्शन के जब काम कर रहे होते तो हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं कि डिफरेंट साइन और सिम्टम्स हैं जो कि आपको सस्पेक्ट करने चाहिए कि बच्चा किसी यूजुअल हालात से हटकर मुकाबला कर रहा है। सो तो टीचर को भी टीचर ने जिन्होंने हमें रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ शक हुआ जिसकी बिना पर उन्होंने उस बच्ची से बात की और बच्ची ने बताया कि उसके साथ अब्यूज़ किया जा रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है उसके साथ, और ये कंसेक्यूटिव सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है उसके साथ, ठीक है। और ये चाइल्ड अब्यूज़, ये सेक्सुअल अब्यूज़ उसके साथ उसके घर में चचा की जानिब से किया जा रहा था उसके। जब तक हम पहुंचे थे और बहुत, जब हमने, हमारा एक प्रोसीजर है कि हम जाकर असेसमेंट करते हैं वाक़े की, कि वाक़या 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमारी मैंडेट वाइज के बच्चा 18 साल का है या बच्ची 18 साल की है, वाक़या चाइल्ड प्रोटेक्शन का है या नहीं, ठीक है। सो चाइल्ड प्रोटेक्शन के मैंडेट में अथॉरिटी को उस पर काम करना है। सो चाइल्ड बच्ची भी 13 साल उसकी उम्र है और बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने, जो बच्ची की जो हैं उनके साथ चचा ने, जिन्होंने अब्यूज़ किया था, जब हमें असेसमेंट में पता लगा कि माँ बाप को ये बात पता थी। और बहुत हार्ट रेंचिंग बात होती है कि माँ बाप को ये बात पता भी हो और वो इस मामले में इनसेंसिटिव थे। वो बेसिकली कह रहे थे कि इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि 13 साल की है तो क्या हुआ, लेकिन जिसने किया है हम प्लान ये करें कि हम उसकी शादी उससे करवा देते हैं, ठीक, चचा से करवा जी। सो हम करवा देते हैं। अब ये बात हमारे लिए शॉकिंग थी। सो असेसमेंट ने बेसिकली ये जाहिर किया, अच्छा, माँ कि बाप जो को चचा पता है वो है सही और नहीं उनको है। कोई टेंशन नहीं है। यस, चचा जो हैं वो बाप के वालिद साहब के कज़न हैं, ठीक है जी। सो हमारे पास क्योंकि वाक़या जब सामने आया तो ये असेसमेंट ने रिपोर्ट किया। सो हमने जब वालिद साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई उन्हें कोई हो गया ऐसा वाक़या, ठीक है। वो ऐसे ही ले रहे थे कि ठीक है, घर में रहने वाली है, यंग लड़का है, सो हो गई उससे गलती। सो हमने गलती के तौर पे उसका अज़ाला ये हो सकता है कि ठीक है, इसने इसके साथ अब्यूज़ किया है और तो हम इससे शादी करवा देते हैं। इस सूरत हाल में हमारा प्रोटोकॉल भी कहता है कि हम बच्ची को अलग करें, क्योंकि जब हमने फर्दर असेसमेंट की तो उन्होंने जिन भी बेसिस पे, ऑफ कोर्स कोर्ट के पास जाके उन्हें कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़रूर हो गया था। सो कोर्ट के पास जाकर वो ऑलरेडी बेल बिफोर अरेस्ट ले चुके थे। सो हमने ऐसी सूरत हाल में बच्ची को, हमारे पास ज़रूरत थी, वो हमें बच्ची से फिर मिलने नहीं दे रहे थे। मामला कोर्ट तक गया, हम कोर्ट तक भी गए, वो हमें बच्ची से मिलने नहीं दे रहे थे। कोर्ट में मामला, ऑफ कोर्स हमें FIR ही लॉन्च करानी पड़ी, FIR में सेक्शंस ऐड करवाने पड़े, मेडिको लीगल का एग्जामिनेशन हुआ उसका, तो चीज़ें ऐड करनी। इस दौरान वो हमें बहुत हर्डल आई कि वो हमें बच्ची से मिलने भी नहीं दे रहे थे। लेकिन हमारे साथ जिस डिस्ट्रिक्ट में ये वाक़या हुआ, फॉर्चुनेटली हमारे साथ वहाँ के SSP साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट पुलिस का है। और हमने सक्सेसफुली उस बच्ची को, जब हम पहली बार कोर्ट से हमें इजाज़त लेनी पड़ी कि हमें घर में एंटर होने दिया जाए, हम बच्ची से मिलें, और उस बच्ची ने हमें कॉन्सेंट दिया कि आप हमें यहाँ से बाहर निकालो। यानी कि जब हम बैठे थे, बच्ची विलिंग थी कि वो निकले वहाँ से। वो शादी नहीं करना चाहती थी। लाइक आप देखिए, जुर्म पे जुर्म कर रहे थे। पहले बच्ची को सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया और उसके बाद उसको चाइल्ड मैरिज में डालना चाहते थे, वो भी उसी के अब्यूज़र के साथ उसकी शादी करवाना चाहते थे। और वो हमें, ऑफ कोर्स बच्ची, हमारी जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें ही वो विलिंग थी, इसीलिए उसके घर वाले ने हमें मिलने दिया। वो डिफरेंट बहाने करते थे। इवन आपको पता है कि कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं, देखते हुए आपको किसी के, आप घर में जा रहे हैं, मोहल्ले में रह रहे हैं, बच्ची किसी के लिए जाना है, सो वो हमें नहीं मिलने देते। कभी डिफरेंट बहाने करते थे कि स्कूल गई हुई है, नहीं है स्कूल में, नहीं है ज़ाहिर है बच्ची, किसी रिश्तेदार के घर गई हुई है बच्ची, तो नहीं मिले थे। फाइनली हमें कुछ दिन की टाइम में हमें लगा कि ये इमीडिएट एक्शंस की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स। सो कोर्ट के थ्रू हमने परमिशन लिया, हम बच्ची के गए, इंश्योर कराया कोर्ट ने कि आप जब ये आएंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लोग, सो बच्ची घर में मौजूद होनी चाहिए। बच्ची ने हमें उसी वक्त कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, और ये बात वालिदैन के सामने कह दिया। यस, वालिदैन के सामने कहा। और ज़ाहिर है ऑफ कोर्स हमें सर्टन ऑर्डर्स चाहिए ताकि हम बच्ची को ले जा सकें। तो जब हम पहली मुलाकात पे जा रहे थे और हमने बहुत इमीडिएट एक्शन लिया था, यानी ये मुलाकात अगर आज की है तो अगले दिन हमने बच्ची को रेस्क्यू कर लिया था वहाँ से, लेकिन वो बच्ची उस 4-6 घंटे के टाइम पे भी वहाँ नहीं रहना चाहती थी। मतलब साइकोलॉजिस्ट, आपको पता है इसकी साइकोलॉजी, जितना जो भी जो फिजिकल अब्यूज़ और सेक्शुअल अब्यूज़ है, उसकी फिजिकल ख़राबियाँ जहाँ तक मौजूद हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग भी, और जो एंजाइटी होती है, लाइक आप कभी कभी हम काम करने के दौरान वो बेरेबल नहीं होती कि हम किसी तरह लाइक आउट ऑफ द वे जाएँ और उसको साथ ले जाएँ, राइट। सो हमने, उस बच्ची ने, जो हमारी साइकोलॉजिस्ट थी या हमारे केस पर काम करे, तो उसका हाथ यूं करके मजबूती से पकड़ रहा था कि कहीं मुझे छोड़ ना ले, कहीं छोड़ के ना जाएगा, और मुसलसल हमारे कान में ना विस्पर करी थी कि मुझे छोड़ के नहीं जाना, मुझे छोड़ के नहीं जाना। सो राइट, हमने सुबह एक तो वहाँ पर हमने पुलिस को इंश्योर किया कि जब तक हम लेके जा रहे हैं, पुलिस SP साहब ने हमारा
बहुत ताउन किया था। वहाँ पर पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल और पुलिस के कांस्टेबल ने वहाँ पर पहरा, रात भर उन्होंने वहाँ पर उस बच्ची को इंश्योर किया कि ये मज़ीद अब इस बच्ची को यहाँ से हटाना दें। सुबह पहले ही ऑर्डर में हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया और बच्ची को हमने वहाँ से रेस्क्यू किया और वो बच्ची हमारे पास महफूज रही और अभी ये मामला चल रहा है। जब ऐसा सीन हो कि मतलब घर वाले ही बच्चे के दुश्मन बने हुए हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, तो फिर बच्ची को जो है वो प्रोटेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता? क्योंकि वो तो एक तरह से माँ बाप तो उसके दुश्मन बन गए होंगे। बिल्कुल। तो अब वो बच्ची मतलब कहाँ है, महफूज है, क्या कर रही अब है? बच्ची मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी कहाँ नहीं, है बिल्कुल, किसके आप पास, वो लेकिन hidden फॉर रखें। श्योर वो बेहतर है। अच्छा, वो स्कूल जा रही है, वो अच्छी माँ बाप कंडीशन से में कोई रह ताल्लुक रही नहीं है। है? माँ बाप से हम उसे नहीं मिलने की इजाज़त दे सकते कि अनटिल हमें कोर्ट, और सबसे पहली बात है वो विलिंग ही नहीं। वाक़यात तो बहुत सारे हैं हमारे पास, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि काफ़ी केसेस हमारे पास आते रहते हैं। ये बस कोई एक बता दें आप। उसमें से एक वाक़या मैं ज़रूर यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा। अ, एक दफ़ा कॉल आई हमारे पास जिन्ना हॉस्पिटल से एमएलओ साहिबा की, और उन्होंने कहा कि भाई एक केस है, आप लोग यहाँ पर आ जाएं। तो शाम का टाइम था, हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि दो बच्चियाँ हैं और उन बच्चियों की जो बॉडी है वो जगह जगह से कटी हुई है। और जो कितने साल की बच्ची? वो एक 8 साल की और एक 10-11 साल की, इस तरह की दो बच्चियाँ थीं। और फिर उनका जगह जगह से उनकी बॉडी जो है कटी हुई है। यहाँ पर जो सर है, सर उनका गंजा था और जगह जगह से सर जला हुआ था। बड़ी आप समझें कि अबतर हालत में बच्चियाँ वहाँ पर मौजूद थी। खैर उसकी एमएलओ हुई। एमएलओ होने के बाद ये तो साबित हो गया कि इन पर जो जिस्मानी तशद्दुद है वो किया गया। उसके बाद फिर जिन्ना हॉस्पिटल में वो बच्चियाँ मौजूद थीं, तो फिर हमने उसको एनआईसीएच जो बच्चों का वार्ड है वहाँ पर हमने उनको शिफ्ट किया। और फिर उसके बाद वो वहाँ पर जो है 3 दिन तक वहाँ पर वो बच्चियाँ अंडर क्यूरेशन रहीं, ज़ेरे इलाज रहीं। अच्छा, अब ये हमें जो केस है वो रिपोर्ट कहाँ से हुआ? ये केस था मलीर का। और मलीर के जो वहाँ के जो रहने वाले हैं, उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, वो उनका कहना ये था कि हम जो है ना काफ़ी महीनों से ये चीज़ नोट करते थे कि हमें ना घर से बच्चों की मारने पीटने की आवाज़ें आती थी। और उन्होंने ये भी बताया मुझे कि ये बच्चियाँ अक्सर ऐसा होता था रात में ना घरों में जाती थीं और उनके हाथ में एक प्लेट होती थी खाने के लिए। और फिर ये भी बताया कि इनको ना इनके जो फादर हैं वो बांधते थे, बांधने के बाद इन पर टॉर्चर करते थे। अच्छा, ये केस हमें रिपोर्ट कहाँ से हुआ? कम्युनिटी से रिपोर्ट हुआ। कम्युनिटी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उन बच्चियों को वहाँ से पुलिस ने रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके उनको जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचाया। जिन्ना हॉस्पिटल के बाद फिर हमें रिपोर्ट हुआ, फिर हमने उनको एनआईसीएच में एडमिट किया। 3 दिन 4 दिन वहाँ पर वो ज़ेरे इलाज रहीं। उसके बाद फिर हमारा शेल्टर होम है मलीर में। ये हो क्यों रहा था? कौन कर रहा था? रीज़न क्या था? उसका रीज़न जो है, उसके फादर फिर अरेस्ट हुए और उसके जो फादर थे वो जो नफसियाती मरीज़ होते हैं उस टाइप के वो होते हैं, नफसियाती मरीज़ थे, वो कर रहे थे उसके फादर। तो खैर ये हमें कम्युनिटी से रिपोर्ट हुआ, फिर बच्चियों को हमने वहाँ पर ज़ेरे इलाज रखा एनआईसीएच में। उसके बाद फिर वो बच्चियाँ हमारे पास कोर्ट की कस्टडी, कोर्ट में हमने पेश किया। कोर्ट ने जो है फिर हमें उसको कस्टडी दी हमारे शेल्टर होम के लिए, और वो स्टिल हमारे पास हैं बच्चियाँ। और हमें ये खुशी होती है कि वो बच्चियाँ जो है ना आज तालीम भी हासिल कर रही हैं वहाँ पर, और उनकी सेहत भी अच्छी है, और उनकी जो साइकोलॉजिकल जो ज़रूरियात हैं, नफ्सियाती जो ज़रूरियात हैं, वो भी उनकी वहाँ पर पूरी हो रही। अच्छा, इस पूरे वाक़ये में क्योंकि ये सुनाने का मकसद ये है कि वो जो एक चीज़ है जिसने ना मुझे उस दिन जो है ना मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, वो चीज़ इस पूरी स्टोरी में वो ये थी कि जब वो जिन्ना हॉस्पिटल में बच्चियाँ मौजूद थीं, तो हमारे साथ एक फीमेल अटेंडेंट भी थी हमारे साथ। तो जब हमने उनको एनआईसीएच में एडमिट करवा दिया, तो हमारे साथ जो फीमेल अटेंडेंट थी उन्होंने मुझे कहा, सर अभी आप जा रहे हैं? मैंने कहा जा रहे हैं। कहने लगा, सर ये जो है ना बहुत ज़्यादा भूखी हैं, इन्होंने पता नहीं कब से खाना नहीं खाया। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो एक बच्ची है ना वो ट्राउज़र ही नहीं पहनी हुई है। ये रात का वक्त था, तकरीबन आप समझें 10:30 बजे 11 बजे, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें काफ़ी 2-4 घंटे लग गए।
एमएलओ के बाद फिर हम उसको एनआईसीएच में एडमिट करवाया, फिर उसकी जो फर्स्ट एड है वो प्रोवाइड की गई, फिर एडमिशन का सिलसिला सारा। अब आप यकीन करें उस टाइम मुझे ना एक अजीब सी एक होती है ना आपको एक रूहानियत पे आपकी जिनसी तशद्दुद भी किया गया था? जिस्मानी तशद्दुद है, जिनसी नहीं, अच्छा। जिस्मानी तशद्दुद तो है। ट्राउजर नहीं पहना हुआ तो ये उसको वहाँ से जब उन्होंने रिकवर किया ना पुलिस ने या वो, तो अब ये वहाँ से घर से जब उसको लेकर आए तो उस जिस हालत में थी उसी हालत में वो उसको उठा के लेकर आए। अच्छा, उसको ना चादर उसने पहनी हुई थी। जब वो जिना हॉस्पिटल में थी तो मुझे ना आइडिया नहीं हुआ कि, क्योंकि चादर पहनी हुई थी ना वो, तो मुझे आइडिया नहीं हुआ। लेकिन आप यकीन करें उस दिन ना मुझे ना बड़ा एक रोना भी आया और एक जो है ना मुझे बड़ा एक मतलब आप समझें कि सदमा सा भी हुआ। तो हम जो है ना उसी वक़्त हम सदर में गए, बोरी बाज़ार, वहाँ से हमने उसके लिए कपड़े लिए। रात के टाइम, अब ये 11 साढ़े 11 बजे कोई 1-2 दुकानें खुली हुई थी, 10:30-11 का टाइम था। हमने कपड़े लिए, 2 कपड़े सूट उनके लिए ख़रीदे, फिर हम उनको वहाँ पर हॉस्पिटल में दिए। लेकिन मुख्तसरन ये है कि हमें ना ये पूरी हमने जो एक्टिविटी की तो हमें ये मतलब एक एहसास हुआ कि हमने जो है ना एक किसी 2 बच्चों की ज़िंदगी जो है वो हमने बचा ली। आप दोनों से ये वाक़यात सुन के बड़ा अफ़सोस भी हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है कि हम किस माशरे में जी रहे हैं, और एक तरह से तसल्ली भी हो रही है कि एटलीस्ट कम से कम हम इन इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो मुझे ये बताइए कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और फैमिली के ही लोग, ख़ास तौर पे बाप या माँ या कोई करीबी रिलेटिव मुलविस होता है, ख़ास तौर पे अगर बाप है, तो क्या वक्त गुजरने के बाद उसको एहसास नहीं हो जाता? उसकी भी तो ज़ाहिर सी बात है, बाप की एक मोहब्बत है या माँ की ममता होती है, तो जब 4-5 साल गुजरते हैं तो उनको अपनी गलती का क्या एहसास होता है? ऐसा कुछ वो हुआ है कि हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं, हमें हमारे बच्चों से मिलने दें, या नहीं? देखिए, अभी ये जो मैंने आपको केस स्टोरी सुनाई ना, इसमें तो ऐसा नहीं हुआ कि माँ-बाप जो है ना वो आएँ और फिर ज़्यादातर क्या होता है ऐसा? जैसे अभी 3-4 वाक़यात आप बता चुके हैं। देखिए, इस तरह के जो केसेस होते हैं ना तो उसमें ना नॉर्मली जो हमारा तजुर्बा है ना, उसमें जो आपका सवाल है ना उसका जवाब जो है वो नो में है, नहीं में। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब नो में है, क्योंकि आपको पता है कि अगर सर्टेन मेडिकल कंडीशन है जब भी कोई ऐसा इंसान किसी मासूम बच्चे के साथ इतना ब्रूटल हो सकता है नॉर्मल से हटके। सो अनफॉर्चुनेटली अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने कुछ में बच्चों के साथ ऐसा वाक़या हुआ है। तो ऐसे ये तो हम पेरेंटल अब्यूज़ की बात करें, कुछ ऐसे सेक्शन है, कुछ सड़कों पे बच्चे होते हैं, कुछ कहीं पर आपको पता है कि एक डिलेमा है कि बच्चे नहीं समझ पाते। पेरेंटिंग पे जो सेशन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। पेरेंटिंग बहुत चैलेंजिंग हो गई है आपके ज़माने में, ठीक। सो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें बच्चों को नहीं पता होता कि उनके हक़ में क्या जा रहा है। सो बच्चे विलिंगली रन अवे का वाक़या, बड़ा इंसिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चा, माँ ने नॉर्मल बात भी बोली होती है कि भाई डांट दिया कि ये गलत काम हिम्मत करो, गुस्से में बच्चा घर छोड़ के चला जाता है। वंस वो घर से निकला, वो रोड पे इतना वल्नरेबल हो जाता है, उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसके साथ क्या क्या वाक़यात हो सकते हैं, ठीक। सो ऐसे वाक़यात में हमने ऐसे भी देखा कि वालिदैन ने हमारे साथ मिलके इतनी लंबी फाइट की और इंश्योर किया कि बच्चे उनके पास वापस आएँ। सो बच्चा, ये एक चीज़ के फैमिली, हमने तो वाक़यात वो सुनाए जिधर फैमिली में अब्यूज़ हो रहा है, लेकिन बच्चा, अगर आप वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे, सो हर इलाका, हर जगह, चाहे मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अपना घर हो, मोहल्ला हो, कम्युनिटी हो, बच्चा कहीं भी वल्नरेबल हो सकता है। और ऐसे वाक़यात और जिस तेज़ी से हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कराची में कुछ अलर्ट पुलिस जारी करी थी, मिसिंग चिल्ड्रन का इशू बहुत ज़्यादा हो गया। अब हमारे पास मिसिंग चिल्ड्रन के इशूज़ आते हैं। मिसिंग चिल्ड्रन के इशूज़ को अगर हम देखें, उसमें से बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि एक्चुअली में रिपोर्ट मिसिंग चिल्ड्रन में होते हैं, बट असेसमेंट बताती है कि ये चाइल्ड मैरिज का वाक़या है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो चाइल्ड मैरिज जो होती है, वो ऑफ कोर्स एक रियलिटी है कि जो घर वाले होते हैं वो शादी करवा रहे होते हैं बच्चे की चाइल्ड मैरिज की, लेकिन बच्चा खुद चला गया। बच्चा गया, उसने शादी की, हमारे पास जब तक हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं हमारे पास निकाहनामा आ जाता है। सो चाइल्ड प्रोटेक्शन इटसेल्फ बड़ा चैलेंजिंग काम है। नहीं, तो सिंध हुकूमत ने तो जो शादी की जो मिनिमम उम्र है वो तो मेरे ख्याल 16 साल है। नहीं जी, ये एक आपने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल किया है। मैं इस सवाल से एक्चुअली बहुत खुश हूँ, हाँ, जो क्योंकि हमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। सिंध हुकूमत जो अपना सूबा सिंध है, वो दोनों चीज़ों में पहले नंबर पे है। हमने लेजिस्लेशन की और हमने डिक्लेयर किया कि जो हमारा लॉ है, आपको पता है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड का सिग्नेटरी है। सो हम बाउंड हैं लीगली। सो सिंध गवर्नमेंट ने 2011 में पहली बार लीगली डिक्लेयर किया कि 18 साल के से कम उम्र हर बच्चा और बच्चा कहलाएगा।
और सिंध हुकूमत ही वो पहला सूबा सिंध ही वो पहला सूबा है जिसने डिक्लेयर किया कि 18 साल तक की उम्र का हर बच्चा और बच्ची, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि हर बच्चा और बच्ची, क्योंकि ये मतलब 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती सिंध में? बिल्कुल नहीं हो सकती सिंध के कानून के मुताबिक। फिर अगर आपके पास निकाहनामा आ गया है तो क्या हम उसको निकाहनामा कहेंगे फिर लीगली? अब ये तो इस्लामिक और वो आ गया ना, एग्जैक्टली नहीं, इस्लाम के तहत तो हो सकती ये है। इसमें फैसल दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें इस पे एज अगर मैं इवन साइकोलॉजिस्ट बन जाऊं या केस वर्कर बन के भी देखो ना, इस पे बहुत एक दो चीज़ें चैलेंजेस आती हैं। हमारा काम बच्चे को फैसिलिटेट करना है, इंश्योर करना है कि वो सेफ है। ऑफ कोर्स हमें ज्यूरिडिक्शन वाइज ये जब लॉ बनाया गया था, इसमें शरिया काउंसिल को ऑन बोर्ड लिया गया था। इसमें मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के जो आलिम थे उनको लेकर हमने, और वो अब अगर आप किसी भी करें तो, और वो इस बात को मानते हैं कि 18 साल, ऑफ कोर्स आपको पता है शरीयत की चीज़ आ जाती है, वो एक डिफरेंट बहस हो जाएगी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चैलेंज हमारे साथ क्या रहता है कि स्टिल कभी कभी कोर्ट बच्चे को इजाज़त दे देती है कि आप हस्बैंड के साथ जाओ, लेकिन ऐसे फिर बहुत सारे केसेस में हमने अपील दायर की और बच्चे को उस वक्त तलक के लिए रखा है कि जब तक बच्चा 18 साल का हो जाए, उसके बाद वो अपना वाइज डिसीजन ले सके कि उसे अपनी फैमिली के साथ रहना है या फिर उसके साथ जिसके साथ वो रहना चाहे, तो तब तक डिसीजन ले सके। दूसरा चैलेंज जो आपने 16 ईयर्स पे मैंने बात किया, वो हमारे साथ सिंध में बहुत ज़्यादा आ रहा है जब हम काम करें, वो ये कि पंजाब में बच्चियों की उम्र 16 साल है लीगली शादी की। यस, वहाँ अभी लीगल चाइल्ड मैरिज का नहीं। सो बच्चियाँ यहाँ से जाती हैं और पंजाब में जाकर शादी करती हैं और फिर हमें रिपोर्ट होती है वो केस। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि निकाह हमारी ज्यूरिडिक्शन में नहीं होता, लॉ वहाँ का इम्प्लीमेंट हो रहा होता है और हम यहाँ पर काम में चैलेंज फेस कर रहे हैं कि उस बच्ची को कैसे सेव करें। देखिए बच्चे तो नासमझ होते हैं। 10 साल तक का बच्चा, आप कह लें कि बच्चे को ज़्यादा अपने अच्छे बुरे का पता नहीं होता। अगर उसको वालिदैन डांट रहे हैं या वालिद थोड़ा बहुत मार भी रहे हैं किसी वजह से, कोई गलती सुधारने के लिए, और वो आपको कंप्लेन कर देता है, जबकि वो उसके लिए अच्छा है वो सज़ा जो उसको दी जा रही है, तो फिर आप इसको जज कैसे करते हैं कि मतलब क्या बच्चे की साइड लेंगे आप, क्योंकि आपने तो बच्चे को प्रोटेक्ट करना है ना, मगर वहाँ पर वालिद भी तो गलत नहीं है, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? अच्छा, इसमें दो इम्पॉर्टेंट बात होंगी। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आ जाता है वो होता है साइकोलॉजिकली, ठीक है। वालिद ने मारा होगा किसी वजह से, वालिद को लगा होगा कि बच्चे ने ये चीज़ बच्चे के हक में नहीं है। सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि कोई और तरीक़ेकार हो सकता था उस बच्चे को बताने का इंस्टेड ऑफ मारना। देखिए हमारे यहाँ तो रवायती तरीके हैं ना, हम भी बहुत पिटे हैं, तो यही प्रॉब्लम है ना कि रिवायती तरीकों को, मतलब अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं लाइक चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करती हूँ, बाय प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया क्लाइंट, ठीक है, महज 12 साल या 11 साल उसकी उम्र है। अच्छा, उसके साथ उसको बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ आया, उसको मारा गया था, ठीक। उन्होंने मतलब जिस बेसिकली अभी मैं सिर्फ वो बता रही हूँ कि जितनी मार को हम नॉर्मलाइज करके कहते हैं कि भाई एक थप्पड़ लगा दिया या 2 लगा दिए तो ठीक है, बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा ना अपेरेंटली, सो ठीक है। लेकिन उस 2 थप्पड़ का ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उतना ही था, ठीक। सो उस बच्चे ने मुझे सवाल पूछा, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये वाले सवाल मैंने और आपने कभी नहीं किए, ठीक है। सो उस बच्चे ने मुझसे सवाल किया। उस बच्चे को बेसिकली जब उसकी अम्मा मुझे इशू बता रही थी और कि बच्चे के साथ ये बिहेवियरल इश्यूज़ हैं और इसको मना किया गया कि ये आप गाली मत दो, बच्चे ने गालियाँ दी थी, ठीक है। सो ये गाली नहीं दो तो ये जो है ना ये बात नहीं मानता, ठीक है। मैंने उस बच्चे से सवाल पूछा कि क्यों गाली देना अच्छी चीज़ नहीं होती, लैंग्वेज सही नहीं है, ये क्यों आपने देते? उसने बोला ये मुझे तो गाली देने पर ने रोकते हैं, पर जब बाबा गाली देते तो उन्हें तो कुछ नहीं बोलते। ये सवाल कभी मैंने और आपने नहीं पूछा होगा, मुझे नहीं लगता मैंने पूछा। मुझे ऐसा लगता था, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमें ना एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया था कि ये गंदी बात है, आपने नहीं बोलनी। आज के बच्चे को पेरेंटिंग वाइज आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि अगर ये गंदी बात है तो ये गंदी बात क्यों है। ऐसे कैसे आप ये तो सब्जेक्टिव ओपिनियन है ना कि मैं बोलूँ कि ये गंदी बात है। अब गंदी बात क्यों है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताइए। सो अगर ऐसी जगह पे जहाँ बच्चे ने शिकायत की तो बच्चे को यकीनन कहीं ना कहीं महसूस हुआ है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटी सी। हमारे पास एक केस आया था, ठीक है। हमारे पास ये केस यूनिसेफ मेरे ईमेल आई, एक बच्ची की ईमेल आई। बच्ची की उम्र 9 साल है। उन्होंने तो यूनिसेफ ने हमें भेजी क्योंकि हमारे वो उनके साथ पार्टनर यूनिसेफ हमें सपोर्ट कर रहा होता है काम में। उन्होंने हमें कहा कि आप इस इशू को देखें। बच्ची को हमने, और बच्ची ने हमें लिखा ईमेल पे, सारे नरेट करने के बाद बच्ची ने ये लिखा कि मेरे पेरेंट्स और जो है ना मुझसे, मेरा भाई मुझे अब्यूज़ करता है। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया है, भाई की उम्र 14 साल है, मेरा भाई मुझे अब्यूज़ करता है और मेरे पेरेंट्स को मैं बताती हूँ ये बात तो वो ये मानने को तैयार नहीं है और मुझे घर से भी जाने की इजाज़त नहीं दे रहे और मुझे जो है ना वो इसी घर में रखा हुआ है और वो भाई के ख़िलाफ़ कुछ सुनना नहीं चाहते। उन्होंने
मुझे हमें ईमेल की और साथ में उस बच्ची ने एंड में लिखा कि मुझसे आप, मैं नंबर नहीं दे रही और आप एड्रेस वगैरह उसने लिखा था, लेकिन स्टिल उसने बोला कि आप मुझसे ईमेल के थ्रू ही रब्ता करें। सो मैंने उसको कुछ बेसिक सवाल उससे पूछे, ठीक। सो फिर हमने उसकी कॉन्सेंट लेने के बाद उसके वालिद वालदैन से रब्ता किया। वो काफ़ी रेपुटेबल इदारे में हैं ऑफ कोर्स, तो मैं बिल्कुल भी नाम के नहीं जा रही, ठीक है। सो हमने जब बच्ची से मुलाकात की और ओवरऑल केस देखा तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था। बच्ची ठीक है, झूठ बोल रही। असेसमेंट, यस, बच्ची, या हम ये कह सकते हैं बच्चे वाइज के गलत बयानी से बच्ची ने काम लिया था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई थी? प्रॉब्लम यहाँ आई थी, वहाँ आई थी वालदैन का ओवर प्रोटेक्टिव होना। वहाँ पे वो बच्ची को स्पेस ही नहीं दे रहे थे कि वो अपना ओपिनियन दे। तो बच्ची को ये लगा कि अब उसके इतना स्केड्यूल बाउंड है, कोई मुझे उस तरह से सुनने वाला नहीं है। अम्मा अपने काम पे जा रही हैं, अब्बा अपने काम पे जा रहे हैं, भाई क्योंकि सर्टेन 18 को करीब आने वाला है तो ऑफ कोर्स भाई को तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है। ऑफ कोर्स तवज्जो दी जा रही है, या कह सकते हैं कि थोड़ी आज़ादी ज़्यादा है उसे, लेकिन इसके लिए सर्टेन स्केड्यूल्स है, उसको फॉलो करना है, पाबंदी लगी हुई है। सो उसको लगा कि इस घर से निकलने का, और उन्हें ऐसी सिचुएशन में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब आ चुकी है, जो हम प्रोटेक्शन कम्युनिटीज़ और घर में की बात करें, ऑनलाइन प्रोटेक्शन। बच्ची का राब्ता, बच्ची ने ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाए गेम्स के ज़रिए, और वो कहीं बाहर के लोग थे, वो उसे कह रहे थे कि तुम जिस तरह की सिचुएशन में हो, तुम्हारे अम्मा अब्बा इतनी पाबंदी पे लगा रहे, तो तुम अगर घर से बाहर निकल आओ, हम तुम्हारा इंतज़ाम करते हैं, तुम इस मुल्क में आ जाओ और फिर अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सकती हो। तो बच्ची को ये चीज़ अट्रैक्ट करी थी, फ्रीडम। तो माँ बाप को और कोई कसूर नहीं था। अपेरेंटली देखे तो माँ बाप तो कहते कि हम इसके लिए अच्छा ही करें, पर ओवर प्रोटेक्टिव होना, हर बच्चे की डिमांड डिफरेंट है, तो हर बच्चे को समझना पड़ेगा आपको। सो अगर बच्चे को हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मारना, जो 2 थप्पड़ हमारे ज़माने में इम्पॉर्टेंट नहीं थे और इस्लाह के तौर पे काम करते थे, आज बच्चे के दिमाग में सवाल छोड़ जाते हैं। सो आपको उस बच्चे को जवाब देना पड़ेगा कि कोई और तरीक़ेकार था या नहीं। यानी परवरिश के तरीके भी हमें चेंज करने होंगे। एग्जैक्टली, हम कहते हैं कि हम जो रिफ्लेक्शन है, हम सेफ, हमारा बचपन सेफ था तो हम उसकी एग्जैक्ट रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है। सो बच्चे को बताइए कि ये इंपॉर्टेंट बात है, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये काम नहीं करना है, आपको परवरिश के तरीके बदलने होंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और आप दोनों में से कोई भी इसका जवाब देना चाहे। हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, मगर हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सड़कों पे अगर आप आज भी देखें तो सिग्नल्स पर आपको बच्चे भीख मांगते हुए भी नज़र आएंगे, जूते पॉलिश करते हुए भी नज़र आएंगे। तो इन बच्चों को कौन देखेगा? क्या बच्चों को तालीम दिलाना या जो स्कूल से बाहर हैं उनको स्कूल भेजना भी तो एक उनकी प्रोटेक्शन है ना, तालीम के जेवर से रास्ता करना। तो क्या ये भी आपके उसमें आता है जुडिक्शन में? देखिए, इसमें मैं क्लैरिटी दे देती हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं बच्चे को खाना नहीं मिला, बच्चा गटर में गिर गया, बच्चे को जहर दिया गया, ठीक है, दुश्मनी में। ये सारे जो इश्यूज़ हैं, ये बच्चे की इश्यूज़ तो हैं, बच्चे की वेलफेयर के इश्यूज़ ज़रूर हैं, लेकिन हमारा मैंडेट सिंपल यहाँ पर है, जो वायलेंस, अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन और निगलेक्ट में अब आप कहेंगे तो अगर स्कूल नहीं भेजा जा रहा तो निगलेक्ट तो है ही, बच्चे को खाना नहीं दिया जा रहा, निगलेक्ट तो है ही। बट हम उन इश्यूज़ को कैटर कर रहे हैं, वो निगलेक्ट जो बच्चे को फर्दर वल्नरेबल बनाता है चाइल्ड प्रोटेक्शन के इश्यूज़ के लिए। यानी कि जिस्मानी तौर पर या दिमागी तौर पर उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो नहीं, जिस्मानी और नहीं, चाइल्ड अब्यूज़ को समझना पड़ेगा ना, कि बच्चे के साथ अब्यूज़ हो रहा है, उसके साथ तशद्दुद हो रहा है। नुकसान का मतलब नहीं, निगलेक्ट भी नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। अगर उसको खाना नहीं दिया जा रहा, ठीक है, तो वो जुल्म है ना बच्चे पे। न्यूट्रिशनल निगलेक्ट है, उसे अगर प्रॉपर नहीं दिया जा रहा, ये न्यूट्रिशनल निगलेक्ट है। इसके लिए ऑफ कोर्स हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। एजुकेशनल है, हम अगर जा रहे हैं सो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे पार्टनर, और जो हमारी प्राइमरी कोलैबोरेटिव डिपार्टमेंट है उसमें आता है। ये हमारा क्रॉस कटिंग इशू ज़रूर है कि अगर हम कम्युनिटी में जा रहे हैं और हमें पता लग रहा है कि यहाँ इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और स्कूल नहीं जाते, सो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रेफ़र ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपना मामला देखो, और हम ऐसा काम करते हैं। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स वाइज देखें सो हमारा मैंडेट क्लियर है कि वायलेंस एंड अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन और निगलेक्ट की प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स। आप तक अगर शिकायत करनी हो 1121 पर जो है वो कॉल मिलाएं, टोल फ्री नंबर है। उसके बाद अगर आपके पास कॉल आती है तो आप इसको मतलब कैसे जज करते हैं कि ये फ़ेक कॉल है? जैसे कि इमरजेंसी नंबर्स पर बहुत सी फ़ेक कॉल्स आती हैं, बच्चे शरारत भी करते हैं, तो ऐसा भी होता है? ठीक है, जब हमारे पास कॉल आती है तो हम, जाहिर बात है, जो भी कॉल आ रही है उसको, हमें कोई भी कंप्लेन आ रही है बच्चे से रिलेटेड, उसे ना हमें रजिस्टर करना तो ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हमारा थोड़ा सा आपको चाइल्ड हेल्पलाइन का मैकेनिज़्म में समझा दूँ। होता ये है कि चाइल्ड हेल्पलाइन पे कोई भी कंप्लेन आई, कंप्लेन आने के फ़ौरन बाद जो है ना, वो भेजी जाती है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को, कंसर्न चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को। अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जैसे ही कंप्लेन आती है तो उसके बाद वो उसकी सबसे पहले करता है इनिशियल असेसमेंट।
अच्छा, ये फेक है या फेक नहीं है, वो इनिशियल असेसमेंट में वो चीज़ हमें वाज़ेह हो जाती है। और जब हमें वाज़ेह हो जाती है तो हमारे जो आगे के स्टेप्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हो गई, फिर रेफरल मैकेनिज़्म के थ्रू अगर वो किसी डिपार्टमेंट को रेफ़र करना है, वो अगर हम रेफ़र करना है वो स्टेप, इसके बाद जो हमारा लास्ट होता है, फ़ॉलो-अप्स होते हैं हमारे, तो ये सारे जो स्टेप्स हैं आगे वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो उस रजिस्टर तो हमारे पास होता है वो केस, हमारे पास जो भी केस होगा, लेकिन अब ये है कि इनिशियल असेसमेंट में अगर हमें पता चल गया कि भाई ये केस जिस तरह बताया गया, ये हमारा केस ही नहीं बनता या हमारे मैंडेट में नहीं है, तो हम वहीं तक उस स्टेप तक उस चीज़ को ख़त्म कर दें। अगर कोई भी जुर्म होते हुए कोई देखता है तो वो उसकी कंप्लेन करता है, तो हमारा अदालती सिस्टम ऐसा है कि अदालत में पेश होना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, गवाही देनी पड़ती है। फिर जिसके ख़िलाफ़ आप गवाही दे रहे हैं तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए, जान का ख़तरा भी होता है बड़े केसेस में। मगर ये अगर कोई ऐसी, ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का मामला है, इसमें अगर मैं कुछ देखता हूँ और मैं आपको कंप्लेन कर देता हूँ कि भाई फ़लाँ इस घर में बच्चे के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, तो मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, मेरे चक्कर लगेंगे बार बार देखिए, और मेरी सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ होगी। उसमें उसमें नॉर्मली ये होता है कि आपके पास कोई इस तरह की, जैसे आपने अपनी मिसाल दी, आपने कंप्लेन की किसी बच्चे के, सबसे पहले तो हमारा ये होता है कि जिसने हमें कंप्लेन की उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी वो उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आपकी बरकरार नहीं रखेंगे तो जो दूसरा शख्स है वो कंप्लेन ही नहीं करेगा कल। तो सबसे पहले हमारा ये होता है कि हम जो कॉन्फिडेंशियलिटी है बच्चे की और कंप्लेनेंट की, जिसने हमें कंप्लेन की है, वो हमें बरकरार रखना, वो हमारे मैंडेट में भी है और हम उसको जो है ना बरकरार रखते हैं। अच्छा, किसी को पता नहीं चलेगा शिकायत किसने की। नहीं, उसमें आप उस कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आप जस्ट टू ऐड, अगर चाइल्ड हेल्पलाइन पे आप कॉल कर रहे हैं और आप ये बताना चाहते हैं कि भाई ये सस्पेक्ट है, ये मेरे पड़ोस में या कहीं भी मैंने ये वाक़या देखा है, ऐसा हुआ है, आप और मैं इस केस की रजिस्टर कराना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरा नाम ना आए, तो मैक्सिमम हम हमेशा बच्चे को भी कहते हैं कि जिसके साथ अगर हम काम कर रहे होते हैं मुतासर बच्चे, सो कंसर्न लोग ही सिर्फ उससे रब्ता करते हैं। सो मैक्सिमम हो सकता है कुछ डिटेल्स लेने के लिए सिर्फ कंसर्न आपसे रब्ता करे, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि वाक़या सच्चा है या नहीं, ये अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है जानना, उसको इन्वेस्टिगेट करना। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशंस, ऑफ कोर्स हमने बना रखे हैं ऐसे टूल्स कि असेसमेंट करें, इसलिए हम असेसमेंट का यूज़ करें। असेसमेंट में अगर हमें लगता है कि नहीं, हमारी असेसमेंट इनफ नहीं और इसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी कि ये वाक़या सच हुआ है या नहीं, सो हम उधर भेज देते हैं, आपको नहीं जाना पड़ता। हमारी सोसाइटी का एक और बड़ा मसला है चाइल्ड लेबर। ठीक है, अगर अभी भी अगर आप किसी स्लम्स में चले जाएं या कहीं से गुजरें तो आपको बच्चे, छोटे बच्चे काम करते हुए नज़र आएंगे। 8-10 साल का बच्चा जो है वो काम कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर वो बच्चा काम कर रहा है और उसके वालिदैन उसको बाय फोर्स भी नहीं करवा रहे, ठीक है, मगर उनके घर के हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से वो बेचारा मजबूर है, तो उस सिलसिले में फिर आप क्या करते हैं? क्योंकि वो तो उसका तो जेन्युइन मसला है ना, इसीलिए तो वो काम कर रहा है, तभी तो घर चलेगा। राइट। अच्छा फैसल, अगर आप देखेंगे तो जो चाइल्ड हेडेड हाउस होते हैं वो रियलिटी है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन पे भी देखने जाए ना, ओवर कि क्या रीज़न है जो बढ़ रहे हैं, पॉवर्टी एक बहुत मेन रीज़न है, गुर्बत, ठीक है जी। सो ऐसे हालात में जबकि बच्चा काम कर रहा होता है और फोर्स भी नहीं है और मजबूरी है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके घर नहीं चल पाएगा, ठीक है, और इस वजह से वो तालीम से दूर है। सो ऑफ कोर्स अगर वो तालीम से दूर है तो बच्चे की बहुत सारे राइट वायलेट हो रहे हैं काम करने की वजह से, ठीक है। सो ऐसे स्कूल्स हैं, काम एक 2-3 चीज़ें देखी जा सकती हैं। स्कूल कब भेजा जा सकता है उसे, अगर वो सुबह में काम कर रहा है शाम के वक्त भेजा जा सकता है, शाम के वक्त काम कर रहा है तो आप सुबह इसमें के वक्त हेल्प स्कूल करती हैं आप अटैच ये किया जाता है, राइट। अगर आप लॉ वाली साइड देखें तो 14 साल तक की उम्र का बच्चा कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। 14 से 18 साल तक की उम्र का बच्चा नॉन हेजिडियस वर्क के लिए अलाउ करता है, यानी कि आप माइनिंग में काम नहीं कराएं, ऐसी जगह जिधर उसकी नशोनुमा मुतासर हो सकती है, तो ऐसा काम 18 साल तक की उम्र तक आपको अलाउ ही नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब अगर केस रिपोर्ट होता है तो हम ये काम कर सकते हैं असेसमेंट के बाद कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, तो उस फैमिली को हम सोशल प्रोटेक्शन स्कीम से, ज़कात अशर डिपार्टमेंट है जहाँ पर सपोर्ट की जाती है, सो ऐसी जगहों से लिंक करवा सकते हैं ताकि एक सर्टेन अमाउंट जो कि बच्चे की कमाई से आ रहा है वो उस जगह से आ जाए उन्हें, और बच्चे की जो एजुकेशन राइट है और डिफरेंट नशोनुमा उसकी मुतासर हो रही है या उसका रूटीन है वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सके, जो एक बच्चे का हक है। लास्ट में कोई पैगाम है कि अपने बच्चों की किस तरह से केयर कर सकते हैं, किस तरह से उनका ख्याल रख सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो ये है कि हम अपने बच्चों को पहले उसको समझते हैं कि ये हमारी मिल्कियत है। सेकंड नंबर पे हम समझते हैं कि ये इंसान है। अब जो बच्चा है हमें उलट करना पड़ेगा,
पहले हमें बच्चे को इंसान समझना पड़ेगा, फिर उस पर हमें ऑनरशिप कोई अपनी जताना पड़ेगी। अच्छा, जब हम ये समझते हैं कि ये बच्चा हमारी ऑनरशिप है, हमारी मिल्कियत है, जैसे कि हमारा घर होता है, हमारा घर हमारी मिल्कियत है, हम उसमें जो चाहें चेंज कर सकते हैं, जिस तरह चाहें चेंज कर सकते हैं। मेरी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी में जो चाहूँ चेंज कर सकता हूँ, जब चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि हम बच्चे को ना अपनी मिल्कियत शो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा है, मैं चाहूँगा, मैं जिस तरह चाहता हूँ ये बच्चा वही वैसे ही काम करे। मैं चाहता हूँ ये जो है ना कुरान पढ़े, हाफिज़ बने, इसको मैंने हाफिज़ ही बनाना है। मैं चाहता हूँ ये कोई बड़ा स्कॉलर बने, तो ये अब हम क्या, हम देखें, बीइंग ह्यूमन, उस बच्चे की अपनी ज़रूरियात हैं, उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, वो जो है ना अपनी एक सोच रखता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को, जो भी हमारे वालिदैन हैं, उनको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि हमें ना कभी भी बच्चे पर ना अपनी मिल्कियत शो नहीं करनी है। कभी भी हमें अपनी मिल्कियत नहीं जतानी है कि भाई ये बच्चा जो है ना कोई मेरा वो है, मैं इस पर जो चाहूँगा वो करूँगा। तो मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि बच्चों को आप जो है ना सबसे पहले उसको इंसान समझें। और दूसरी बात ये है कि उसकी जो एज वाइज उसके जो नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, उसको आप समझें। क्योंकि अगर आप थोड़ा उसको चीज़ों को देखेंगे, उसमें ये है कि बच्चे की ना मुख्तलिफ़ एज में मुख्तलिफ़ उसकी ज़रूरियात हैं। एक से लेके बाज़ जो थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो उन्होंने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की हैं। 1 से 3 साल तक उसकी अलग हैं, 3 से 9 साल तक अलग हैं, 9 से 14 साल तक अलग हैं, 14 से 18 फिर ऑनवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले ना पेरेंट्स को ना खुद इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई इसकी नीड्स क्या हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि जैसा कि अभी बात हुई कि पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये बाकायदा, तो मेरी तो सजेशन ये भी होगी कि पेरेंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो बाकायदा जो है ना स्कूल्स में और जो है उसमें ग्रेजुएशन में, मास्टर में उसको पढ़ाया जाए, ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि मगर ये जो इतने सारे पेरेंट्स हैं, इनका क्या करें? इनको कौन पढ़ाएगा? ये भी तो एक नहीं सवाल देखिए, है। उसकी ये है ना, उसके लिए ये हो सकता है, उसके लिए मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशंस हो, उसके लिए जो है ना कम्युनिटी में जाकर लोगों को बताया जाए। जो जहाँ हम जाके बताते हैं पेरेंट्स को, तो हम खुद सेशंस करते हैं, और जब हम पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ या इवन बच्चों के साथ हम सेशंस करते हैं, तो आप यकीन करें बच्चे ना वो कह रहे होते हैं, अच्छा उनको चीज़ें पता चल रही होती हैं, और उनको अपने हक पता चल रहे होते हैं, उनको अपने हकूक़ भी पता चल रहे होते हैं, उनको अपने फ़राइज़ भी पता चल रहे होते हैं। तो उनके अंदर जब आगाही पैदा होती है, जब उनको पता चलता है किसी चीज़ का, तो डेफ़िनेटली जब आपको पता चलेगा तो फिर आप चीज़ों को ऑनवर्ड लेकर चलेंगे। ठीक है, रिज़वाना साहिबा, आपसे लास्ट सवाल है। मुझे ये बताइए कि अ, मदरसों में, स्कूलों में, यहाँ पर भी तो बच्चों पर तशद्दुद होता है ना? तो अगर यहाँ पर कोई तशद्दुद होता है, तो यहाँ पर आप तक कंप्लेन किस तरह पहुँचती है? क्या हमारे वालिदैन करते हैं, और आप इस पर क्या करते हैं? जैसे हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है कि तरीक़ेकार हमारे बने हुए हैं, ठीक है। मदरसे में हो या स्कूल में हो, कोई भी इंसान, बच्चा हो, टीचर हो, कोई भी इंसान जो जिसने ये वाक़या नोटिस किया हो, वो हमें केस रिपोर्ट कर सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको लगता है कि आपको वैसे सिर्फ आती हैं, शिकायतें आती हैं? बिल्कुल आती हैं, मदरसों की भी आती हैं। आपको पता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ का बड़ा इशू हो रहा होता है, स्कूलों से भी आ रही होती हैं, जिसको मैंने आपको बताया भी कि हमारे पास रिपोर्ट हुई हैं। सो अगर कहीं भी, इसका थोड़ा ब्रॉडर कर देते हैं, मदरसा, स्कूल, गली मोहल्ला, घर अपना है, उसके बाद कोई बड़ा कर रहा है, कोई अपना कर रहा है, सगा कर रहा है, अननोन कर रहा है, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट कोई बड़ा बच्चा किसी छोटे बच्चे को अब्यूज़ कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई ऐसी जहाँ बच्चा इस तरह के किसी जुल्म का शिकार है, सो आप 1121 पे कंप्लेन कीजिए। सेकंड बात ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ सस्पेक्ट है, आप श्योर नहीं हैं, उसके बावजूद आप एटलीस्ट कीजिए, क्योंकि अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि आपकी डाउट को क्लियर करे कि अगर बच्चे के साथ ऐसा वाक़या हो रहा है या नहीं। थर्ड ये, जो कि हमने डिस्कस भी किया, कि अगर इवन आप अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी रखना चाहते हैं तो आप रखिए, लेकिन प्लीज़ 1121 पे रिपोर्ट कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि जब आप जो बच्चा होता है, वो आप किसी बच्चे को जब आप महफूज बचपन दे रहे होते हैं, बेसिकली उसकी ज़िंदगी की बुनियाद दे रहे होते हैं। वो महफूज बचपन उसकी पूरी ज़िंदगी पे उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता है। सो हो सकता है आपकी रिपोर्टिंग किसी बच्चे को महफूज बचपन दे दे। सो आपके प्लेटफॉर्म से जो आपके देखने वाले हैं, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि एज एन इंडिविजुअल कम्युनिटी आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे वाक़यात को
मुझे मालूम है गवर्नमेंट के और आवाम के ग्रीवेंसेस हमारे बहुत होते हैं, लेकिन जहाँ पर हम मिलके कुछ अच्छा कर सकते हैं सो वहाँ पर हम हाथ मिला के कर सकते हैं अच्छा। सो आप प्लीज़ अगर कोई ऐसा वाक़या देखिए तो 1121 इज़ द नंबर, आप वहाँ कॉल कीजिए और अपनी कंप्लेन रजिस्टर चीज़ मैं ऐड करूँगा, आपने क्योंकि ख़ास तौर पर स्कूल और मदरसा के हवाले से बात की। देखिए, जब भी हमारे पास स्कूल या मदरसा का केस आता है, हम उसको कैटेगरी में लाते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट, और जो कॉर्पोरल पनिशमेंट का बाकायदा एक लॉ मौजूद है सिंध में। तो जब भी हमारे पास केस आता है तो हम उसके जो सेक्शंस हैं, उसके प्रोविजंस हैं, उसको देखते हुए हम हर चीज़ का फ़ैसला करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कॉर्पोरल पनिशमेंट का लॉ पढ़ेंगे तो उसमें जो वो डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि किसी भी बच्चे को किसी भी अनकंफर्टेबल जोन में रखा जाए, वो दैट इज़ कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो जब भी हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं तो हम जो स्कूल या मदरसा, तो हम उस लॉ को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों को फिर देख रहे हैं। ठीक है, चलें आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात। थैंक यू। थैंक यू।